हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है। यूनिट 9 आप देख सकते हैं, यूनिट 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान और खेल। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आपका टर्म सेकेंड में आने वाला चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले आप सिलेबस की तरफ जाएंगे, जो इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, तो सिलेबस की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपको पढ़ना है उसके टाइप्स और सल्डन क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ बिग फाइव थ्योरीज, यानी आपको पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़ने हैं, उसकी डिफिनीशन पढ़नी है, और सल्डन और जंग्स क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको बिग फाइव थ्योरीज। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो मोटिवेशन के टाइप्स और टेक्निक्स, मोटिवेशन के टाइप्स और टेक्निक्स। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो एग्रेशन की मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, यानी कितने तरीके के एग्रेशन होता है स्पोर्ट्स में, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो आप समझ गए होंगे, पर्सनालिटी पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना और एग्रेशन पढ़ना, ये तीन मेन टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे ऊपर यानी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। आप देख सकते हैं पर्सनालिटी की जो डिफिनीशन इसमें बताई गई है। तो पर्सनालिटी है क्या, देखिए सबसे पहले आप समझिएगा पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। हिंदी में पर्सनालिटी को बोलते हैं व्यक्तित्व। तो पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट्स मेक ए पर्सन यूनिक। देखा जाए तो व्यक्तित्व किसी की सोच या व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न है जो कि व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है या फिर अलग बनाता है। उसका सोचने का तरीका, उसका व्यवहार व्यक्ति को अलग बनाता है, वही है पर्सनालिटी। अब हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड की डिफिनेशन की तरफ। कुछ डिफिनेशन भी है, तो सिंपल डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा हार्ड वर्ड में या बहुत कठिन डिफिनेशन बताने की कोशिश नहीं करूंगा। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में? पर्सनालिटी इज एन यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स का मतलब लक्षण या विशेषता। तो पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न, यानी व्यक्तित्व जो है, यानी पर्सनालिटी जो है एक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है या प्रतिरूप है। विशिष्ट पहचान के रूप में हम जानते हैं पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी के लिए हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए तो हम पहली बार किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो अंत तक छपा रहता है उसके मन में। ठीक है, तो हम अब पर्सनालिटी के बाद पढ़ेंगे डायमेंशंस। पर्सनालिटी हैज़ 4 डायमेंशन। अगर आपसे पूछना है पर्सनालिटी के कितने डायमेंशन हैं तो आप बताएंगे 4 डायमेंशन, यानी पर्सनालिटी को 4 आयामों से देखा जाता है, यानी पर्सनालिटी को 4 कैटेगरी में रख के उसको तौला जाता है या नापन किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो पहला है फिजिकल डायमेंशन, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने के लिए हमको फिजिकल डायमेंशन देखना जरूरी है, यानी फिजिकल से रिलेटेड है उसका शेप, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है, उसका हाइट कैसा है, स्किन कलर को भी देखा जाता है। तो पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर्सनालिटी हैज़ 4 डायमेंशन, जिसमें पहला है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब आप समझ गए होंगे, फिजिकल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन कलर से रिलेटेड है। अब दूसरा जो डायमेंशन है वो है मेंटल डायमेंशन। आप देख सकते हैं सेकंड जो डायमेंशन है वो मेंटल डायमेंशन से है। पहला आपने देख लिया होगा फिजिकल, दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशंस इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। तो आप समझ गए होंगे मेंटल डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। ठीक है, तो मेंटल डायमेंशंस से उससे बौद्धिक क्षमताओं से है, उसकी बौद्धिक क्षमता उसकी मानसिक क्षमता से है, वो कितना मानसिक रूप से स्ट्रांग है या बौद्धिक तौर पे कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेटेड है थॉट्स से, उसकी आइडियाज़ से। इट इज़ रिलेटेड विथ थॉट्स, आइडियाज़, नॉलेज, उसकी कितनी नॉलेज है। तो मेंटल डायमेंशन का मतलब वो मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, बौद्धिक तौर पे कितना स्ट्रांग है। देखा गया कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति हुए हैं जो देखने में तो अच्छे नहीं थे, फिजिकल डायमेंशन अच्छा नहीं था, लेकिन मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे, ऐसा आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन मतलब सामाजिक तौर पे वो कैसा है। ठीक है, अब पर्सनालिटी में ही है, पर्सनालिटी में मानसिक, अभी मैंने बताया फिजिकल डायमेंशन, दूसरा अभी बताया कि मेंटल डायमेंशन, और तीसरा जो है सोशल डायमेंशन, ये सामाजिक तौर पे कैसा है। सोशल
क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। सोशल क्वालिटीज़ का मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी एटीट्यूड कैसा है, वो देखा जाए उसके अंदर कौन कौन से मैनर हैं, या काइंडनेस पर्सनालिटी का है या नहीं है। तो देखा जाए तो वो उसकी क्वालिटीज़ को ही निर्धारित करते हैं, यानी सोशल क्वालिटीज़ यानी सोशल डायमेंशन को बताने का काम करता है। अब जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, आदमी जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज से दूर नहीं रह सकता है। तो समाज का के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, ये आपको बताना है इसमें सोशल डायमेंशन के थ्रू। तो सोशल इज रिलेटेड विथ सोशल क्वालिटी इज रिलेटेड विथ सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड विथ सोशल क्वालिटीज़ लाइक एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट हो पा रहा है कि नहीं, लोगों के साथ समायोजन कर पा रहा है कि नहीं, लोगों के साथ जुड़ पा रहा है कि नहीं, वो डिसिप्लिन में है कि नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं है, वो लोगों की मदद कर पा रहा है कि नहीं। जो हेल्प वाली क्वालिटी है ये भी आपकी सोशल क्वालिटीज़ में ही आएगा। अब हम लास्ट जो डायमेंशन है वो है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल मतलब आप समझते होंगे, इमोशनल मतलब भावात्मक रूप से वो कैसा है, यानी कि अब देखा जाए तो भावात्मक रूप से यानी कि वो रिलेटेड है उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसके देखा जाए तो उसके एटीट्यूड से, उसके इंटरेस्ट से। इट इज़ रिलेटेड विद बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एंगर, लव, हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी देखा जाए तो जो इमोशनल डायमेंशन है उसमें उसकी क्या क्या रुचियां हैं, यानी उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी हैप्पीनेस है, यानी उसके देखा जाए तो जो भावनाएं हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें फिजिकल डायमेंशन में आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल डायमेंशन यानी 4 डायमेंशन होते हैं व्यक्तित्व के। एक तो मैंने फिजिकल बताया, दूसरा आपको बताया मैंने यहाँ पे मेंटल, देख सकते हैं आप मेंटल डायमेंशन के बाद मैंने बताया आपको सोशल डायमेंशन के बाद आपको मैंने बताया इमोशनल। ठीक है, वो कितना स्टेबल है इमोशनल तौर पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि देखा जाए तो ये चारों का कॉम्बिनेशन है व्यक्तित्व। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, पर्सनालिटी के कितने टाइप्स हैं। तो पर्सनालिटी के 4 टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर्सनालिटी हैज़ 4 टाइप्स ABCD। तो बहुत ही आसान है, ABCD टाइप्स की पर्सनालिटी होती है, यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में आपको पढ़ना है कितने तरीके की पर्सनालिटी होती हैं। तो देखा जाए तो पर्सनालिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये पर्सनालिटी A, पर्सनालिटी B, पर्सनालिटी C और पर्सनालिटी D। अब ए पर्सनालिटी वाला व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। ए पर्सनालिटी वाला होता है वेरी कम्पिटिटिव, यानी कंपटीशन की भावना उसके अंदर बहुत होती है, कंपटीशन करना चाहता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में वो लगा रहता है। तो ऐसे लोग जो है देखा जाए तो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, पर्सनालिटी ए। पर्सनालिटी बी इसके अपोजिट होते हैं, ये नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कम्पिटिटिव, कंपटीशन के इनके अंदर नेचर नहीं होता, कंपटीशन करने की इनकी इच्छा ही नहीं होती है। इसके बाद पर्सनालिटी सी की तरफ बढ़ेंगे। जो पर्सनालिटी सी है वो देखा जाए तो पर्सनालिटी, और ए था कम्पिटिटिव, बी था नॉन कम्पिटिटिव, और सी कैसा है? सी है बिल्कुल प्लीजिंग एंड रिलैक्स रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये शांत रहने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल आराम से जिंदगी जीना चाहता है, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहता है। तो प्लीजिंग एंड रिलैक्स नेचर का होता है ये। और डी जो है वो सबसे अलग होता है। ये जो है, ये जो टाइप डी है, ये ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हाई डिग्री डिस्ट्रेस में रहना पसंद करते हैं। ये पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, बहुत ही ख़राब तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई डिग्री डिस्ट्रेस में रहना पसंद करते हैं, टेंशन में रहना पसंद करते हैं, लोगों से बातें नहीं करते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 4 कौन कौन से तरीके की पर्सनालिटी होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक तो मैंने बताया ए कम्पिटिटिव है, बी नॉन कम्पिटिटिव है, सी जो है प्लीजिंग एंड रिलैक्स्ड रहने वाला नेचर का होता है, डी जो है हाई डिग्री डिस्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे ट्रेड्स एंड टाइप्स, जिसमें हमको आपको पढ़ना है सर्डन जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरीज। अब आप समझिएगा, जो पर्सनालिटी है उसके अलग अलग तरीके की डायमेंशंस भी बताई गई हैं, अलग अलग तरीके डायमेंशन मतलब ट्रेड्स और टाइप्स भी बताए गए हैं। तो हमको ट्रेड्स और टाइप्स पढ़ना है। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व के लक्षण या विशेषताएं।
तो सर्ल्डन ने क्या विशेषता बताई, सर्ल्डन क्लासिफिकेशन अलग है, जंग्स क्लासिफिकेशन अलग है और बिग फाइव थ्योरीज अलग है। तो आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या कह रहा है। ट्रेड्स एंड टाइप्स में आपको पढ़ना है, ट्रेड्स और टाइप जो है ये टॉपिक है ट्रेड्स एंड टाइप्स। ट्रेड्स एंड टाइप में आपको पढ़ना है सर्ल्डन क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग फाइव थ्योरीज। सर्ल्डन क्लासिफिकेशन को हम WH सर्ल्डन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम सर्ल्डन क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। सर्ल्डन ने बेसिकली 3 तरीके के व्यक्ति बताए हैं। देखा आप पिक्चर में देख सकते हैं 3 तरीके के व्यक्ति। एक छोटा नाटी कद का है, एक बीच वाली हाइट का है, यानी इन जो पहली और लास्ट वाला जो आप देख सकते हैं इनसे ये बीच वाली कैटेगरी का है। ये ज़्यादा हाइट वाला है और ये मिड हाइट वाला है, मतलब ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा लंबा है। तो सर्ल्डन क्लासिफिकेशन के रूप में हम इसको जानते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया आपको WH सर्ल्डन के नाम से इसको हम जानते हैं, विलियम हर्ड सर्ल्डन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखा जाए तो विलियम हर्बर्ट सर्ल्डन ने पर्सनालिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। बॉडी स्ट्रक्चर को 3 टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें एक है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है इसमें मेसोमॉर्फिक और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। इंडो, मेसो और एक्टो। इंडोमॉर्फिक वाला व्यक्ति जो है वो छोटे कद का होगा। इंडो के नाम से ही समझ जाए, इंड का मतलब जो खत्म, तो इंडो का मतलब यहाँ पे इंड का मतलब आप समझिएगा जो छोटे कद का हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति शॉर्ट आर्म के होते हैं और लेग्स के होते हैं, शॉर्ट आर्म्स और लेग के होते हैं। इसका मतलब स्टॉकी पर्सन होते हैं। स्टॉकी मतलब छोटे व्यक्ति, या बोल सकते हैं नाटा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति होते हैं, नाटे व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके अंदर एंडोरेंस क्षमता कम होती है, क्योंकि छोटे और मोटे थुलथुले शरीर के होते हैं, इसलिए इनके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है। पावर वाले गेम भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडोरेंस का कॉन्सेप्ट और स्पीड का कॉन्सेप्ट ये इनमें लो होता है। बस आप समझिए जो छोटा होगा, नाटा होगा, उसके अंदर स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा देखिए इसमें जो सर्ल्डन क्लासिफिकेशन है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक का पिक्चर आप देखिए, ये दोनों मिक्सचर में मेसोमॉर्फिक बीच में आने वाला व्यक्ति है। तो हम एक्टोमॉर्फिक को समझेंगे तो ये मेसो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम मेसोमॉर्फिक के बारे में बताएं आपको, एक्टोमॉर्फिक के बारे में बताएं। एक्टोमॉर्फिक जो थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, ये हाइट में लंबा होता है, यानी दे आर स्लिम एंड थिन विद नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स। तो ऐसे लोग कैसे होंगे, दुबले पतले, स्लिम बॉडी के होंगे बिल्कुल, और इनके हाथ फैले होंगे, ठीक है, एलोगेटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जो एंडोरेंस जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो लेस होता है, क्योंकि दुबले पतले होंगे। और मेसोमॉर्फिक जो होते हैं पर्सनालिटी की, आप देख सकते हैं पिक्चर में, मेसोमॉर्फिक जो है, ये जो इंडोमॉर्फिक थे ये नाटे थे, एक्टोमॉर्फिक वाले लंबे होते हैं, चपटे चेस्ट के होते हैं, फैले हुए हाथों के होते हैं, एलोगेटेड लिम्स के होते हैं। लेकिन जो मेसोमॉर्फिक होते हैं ये फिट पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल फिट पर्सनालिटी के होते हैं। इनकी फिजिक जो होती है वो होती है बैलेंस्ड होती है। देखा जाए तो इनकी बैलेंस्ड होती है, ब्रॉड चेस्ट होता है, यानी चौड़ा सीना होता है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग लेग होंगे, ठीक है, और वे मीडियम हाइट के होते हैं। तो आप कह सकते हैं ये सारे गेम्स आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सारे देखा जाए जितने भी गेम्स खेले जाने वाले कंपोनेंट्स, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होने चाहिए वो होते हैं इनके अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि सर्ल्डन क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है तो बहुत ही आसानी से एक पिक्चर के थ्रू ही समझ सकते हैं। सर्ल्डन क्लासिफिकेशन में सर्ल्डन ने पहले देखिए बताया कि इंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं जो कि छोटे होते हैं हाइट में, जो मेसोमॉर्फिक हैं वो फिट पर्सनालिटी के होते हैं, यानी ब्रॉड चेस्ट होगा इनका, मस्कुलर बॉडी होगी इनकी। और जो एक्टोमॉर्फिक हैं, जो लास्ट वाली पर्सनालिटी है, वो कैसे होंगे, दुबले पतले, लंबे होंगे लेकिन दुबले पतले होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सर्ल्डन क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है, बॉडी का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद दूसरा जो है जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग्स क्लासिफिकेशन भी 3 तरीके की पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक देख सकते हैं आप इसमें, एक है इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, एक है इंट्रोवर्ट्स, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट्स और तीसरा है एमीवर्ट्स, ठीक है। जंग्स क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। CG जंग्स ने पर्सनालिटी का जो डायमेंशन किया है, पर्सनालिटी को डायमेंशन किया है, वो सोशल डायमेंशन के अकॉर्डिंग किया है, सामाजिक तौर पे वो कैसा होता है, सामाजिक आयामों के हिसाब से वो कैसा होता है। तो इंट्रोवर्ट्स वाला व्यक्ति कैसा होगा, इंट्रोवर्ट्स वाला व्यक्ति जो है साइनेस यानी कि शर्मीले व्यक्ति होगा, और सोशल विड्रॉल रखने वाला व्यक्ति होगा, समाज से दूर रहने वाला व्यक्ति होगा, टेंडेंसी टू टॉक लेस, कम बोलने वाला। तो जो इंट्रोवर्ट्स है, इंट्रोवर्ट्स का इनका मतलब, इंट्रोवर्ट्स का मतलब है खुद से ही
खुद में ही रहने वाला, यानी लोगों को बात ना करने वाला। ऐसे लोग कैसे होंगे? शर्मीले होंगे, सोशल विड्रॉल रखने वाले होंगे, टेंडेंसी इनकी कम बात करने की होगी। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स इसका अपोजिट होगा। ये इनकी टेंडेंसी कैसी होगी? फ्रेंडली, आउटगोइंग, बाहर जाना, टॉकटिव होंगे, बात करना, एंड सोशल नेचर के होते हैं, समाज से जुड़ना इनको बहुत पसंद है। ठीक है। अब तीसरा जो है एमीवर्ड्स है। तीसरा जो है वो है एमीवर्ड्स। एमीवर्ड्स का मतलब आप समझिएगा, एमीवर्ड्स में कहा गया है कि 100%, अब ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि देयर आर ओनली फ्यू पर्सन हु आर इंट्रोवर्ड्स। अगर इसमें कहा गया है, एमीवर्ड्स के में कहा गया है कि 100% ना एमीवर्ड्स मिल पाते हैं, ना इंट्रोवर्ड्स मिल पाते हैं, ना एक्सट्रोवर्ड्स। यानी एमीवर्ड्स में कहना है देयर आर फ्यू पर्सन्स हु आर प्योर इंट्रोवर्ड्स, यानी ऐसे व्यक्ति पूरी तरीके से मिल पाते हैं, और प्योर एक्सट्रोवर्ड यानी कुछ ऐसे लोग व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं। तो टू रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स प्रोसेस बोथ क्वालिटीज ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, सच पर्सन्स कॉल एमीवर्ड्स। यानी दोनों तरीके की पर्सनालिटी 100% मिल पाना, यानी लोगों से विड्रॉल रखना, लोगों से कम बात करना, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, और लोगों से ज़्यादा बात करना, फ्रेंडली रहना, ज़्यादा सोशल क्वालिटीज़ वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी 100% मिलना मुश्किल है। तो ऐसे जो दोनों तरीके की क्वालिटीज़ पाई जाएँ जिसमें, वो होते हैं एमीवर्ड्स। यानी दोनों तरीके की क्वालिटीज़ जिसमें पाई जाती हैं उसको हम बोले हैं एमीवर्ड्स। तो आप समझ गए होंगे इंट्रोवर्ड्स वाला क्या है? कम बात करने वाला, शर्मीला, लोगों से दूरी रखना। और एक्सट्रोवर्ट्स वाला व्यक्ति क्या करता है? लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना, बाहर जाना, टॉकटिव होता है। और एमीवर्ड्स में कहा गया है कि दोनों तरीके की पर्सनालिटी वाले व्यक्ति इसमें एमीवर्ड्स में आते हैं। यानी दोनों के तरीके की पर्सनालिटी मतलब एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। आप समझ गए होंगे जंग्स क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे बिग 5 थ्योरीज। बिग 5 थ्योरीज आप देख सकते हैं, बिग 5 थ्योरीज यहाँ पे लिखा है, बिग 5 थ्योरीज। इसमें बिग 5 थ्योरीज में बिग 5 पर्सनालिटी वाले लोग में रखा गया है। देखिए, अब इसमें सबसे ऊपर है ओपननेस। ओपननेस मतलब आप समझ गए, ओपन मतलब खुलापन वाले व्यक्ति, जो खुले दिमाग के होते हैं या खुले व्यवहार के होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है न्यू कॉन्सेप्ट सीखने का बहुत इनको शौक होता है, न्यू थिंग्स या न्यू कॉन्सेप्ट समझने का इनको बहुत शौक होता है, न्यू कॉन्सेप्ट समझने का बहुत शौक होता है, और इन्जॉय करने का, न्यू एक्सपीरियंस इन्जॉय करने का इनका बहुत ही ज़्यादा मन होता है। तो ऐसे लोगों को रखा गया है ओपननेस में। ऐसे व्यक्ति जो नया कॉन्सेप्ट समझने में या इन्जॉय न्यू एक्सपीरियंसेस यूजुअली रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ ओपननेस। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओपननेस होता है, खुले व्यवहार के होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसको याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी। ओपननेस वाले तो आप समझ गए हो, ओपन माइंड के होंगे या ओपन व्यवहार के होंगे। दूसरा देखिए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ड्यूटीफुलनेस, यानी बहुत कर्तव्यनिष्ठ वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं, और इनके अंदर किसी काम को सिस्टमैटिक करने का बहुत जज्बा होता है। तो कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति को आप समझ गए होंगे, ये सेल्फ डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं, ड्यूटीफुलनेस या फोकस रखना, किसी चीज़ को इन्होंने कमिट कर दिया है तो उसको करने की कोशिश करते हैं, एम अचीव करने की बहुत भरपूर कोशिश करते हैं। फिर एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जो है, ये जैसे कि अभी मैंने बताया था जंग्स क्लासिफिकेशन में एक्सट्रोवर्ड, ऐसे एक्सट्रोवर्जन जो हैं वो ऐसे ही हैं, सेम व्यक्ति। मतलब एक्सट्रोवर्जन मतलब दूसरों से बात करना। अगर ये दूसरों से बात नहीं करते हैं तो इनकी एनर्जी नहीं आती है। सोचिए, दूसरों से बात करके ये खुद को ऊर्जावान समझते हैं। यानी एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति दूसरों से बात करके अपने अंदर ऊर्जा लाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको दोस्त बनाना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। तो बिग 5 थ्योरीज में पहली में ओ है, दूसरे में सी है, तीसरा जो है एक्सट्रोवर्जन है, और चौथा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब होता है दूसरों से जल्दी ही एग्री हो जाना किसी भी टॉपिक पे, तो एग्रीएबलनेस इसको बोलते हैं, या सहमत हो जाना, यानी उनके अनुकूल हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वभाव से सहयोग या बोलें कि सज्जन या दयालु व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और जल्दी से एग्री हो जाते हैं, कोऑपरेट करना या फ्रेंडली या फिर काइंड पर्सनालिटी के होते हैं। तो एग्रीएबलनेस, जल्दी से एग्री हो जाते हैं किसी भी बात पे। फिर लास्ट जो है इसमें है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म का मतलब होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिज्म का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरोटिज्म इज आल्सो कॉल्ड
इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब भावात्मक स्थिरता से है, यानी इस तरीके व्यक्ति जो है क्रोध, चिंता या फिर बोलें टेंशन या फिर बोलें टेंशन या बोलें या फिर हम बोलते हैं एंजाइटी, ऐसी भावनाओं पर अपना कंट्रोल करने की दक्षता, वो क्या कहलाता है? न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अच्छा, इसको याद करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिग 5 थ्योरीज को अगर याद करना है तो हम ओशियन के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। ओ से ओपननेस, यहाँ देख सकते हैं ओपननेस। ओ के बाद आएगा यहाँ पे सी का मतलब कॉन्शियसनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ओ सी हो गया, फिर ई से हो गया ये एक्सट्रोवर्ट्स के बाद आएगा आपका ओशियन, मैंने आपको बताया ए पे होगा एग्रीएबलनेस, और फिर लास्ट है एन का मतलब न्यूरोटिज्म। तो ओशियन के थ्रू आप याद रखिए। ओशियन का मतलब हो गया बिग 5 थ्योरीज, यानी ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। ओशियन, ओ से हो गया ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एग्रीएबलनेस यानी एग्री रहने वाले, और ए से यहाँ पे ई से हो गया एस्ट्रोवर्जन, ए से हो गया एग्रीबलनेस और एन से न्यूरोटिज्म। तो आप समझ गए होंगे कि ये ओशियन के थ्रू आप ये बिग 5 थ्योरीज याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम जाएंगे मोटिवेशन, अगला टॉपिक है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन है क्या? देखा जाए जो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम सोचें तो मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा या फिर प्रोत्साहित हो जाना। ठीक है, प्रेरणा मिलना या प्रोत्साहित होना। ठीक है, तो मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, किसी के लिए हम प्रोत्साहित होना कुछ काम करने के लिए, ये भी होता है हम प्रोत्साहित हो जाते हैं किसी काम के लिए। तो आप देखा जाए तो अगर हम मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोटिवेशन की कहानी है। यहाँ पे द किलिमंजारो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, माउंटेन है, जिस पे जो है इतनी फीट पे यानी 19,710 फीट पे एक लेवर्ड यहाँ पे मिला। उस ऊंचाई पर तब कोई नहीं पहुँचा था। क्यों नहीं पहुँचा था? क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए वो कंडीशंस नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी लोगों के पास। लेकिन वहाँ पे एक जानवर मिल जाना, लेवर्ड का मिल जाना, कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो किस कारण से वहाँ तक पहुँच गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भूख लगी हो या किसी चीज़ को खोजते हुए वो पहुँच गया हो वहाँ तक, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचा होगा। वो भूख हो या फिर कोई चीज़ और ऐसी हो, मोटिवेशन कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है लोगों को। तो मोटिवेशन को हम अगर ऐसे समझें तो अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीजेज द डिजायर टू परफॉर्म बेटर, यानी आपकी इच्छाएं ही आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आपका जो प्रदर्शन है वो इच्छाओं के ऊपर है। जितनी आपकी इच्छा होगी वो आपका जो मोटिवेशन है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अब एक और डेफिनेशन मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू सेज क्या कहते हैं भाई? देखिए, सेज की डेफिनेशन बहुत ही सरल डेफिनेशन है। जैसा मैंने अभी बताया कि मैं डेफिनेशन लाऊंगा वो बिल्कुल सिंपल लाऊंगा। तो से क्या कहते हैं? द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। ड्राइव टू स्ट्राइव का मतलब यहाँ पे है संघर्ष करने से, हमें देखा जाए तो लगातार संघर्ष करना ही प्रेरणा है। लगातार संघर्ष करना ही प्रेरणा है। तो लगातार आप संघर्ष करने, तो ये क्या है? आपकी प्रेरणा के तहत आता है। आप लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ये भी एक तरीके की प्रेरणा है या मोटिवेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं? मोटिवेशन 2 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो है, देख सकते हैं आप, इंट्रिंसिक, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम इंटरनल मोटिवेशन बोल सकते हैं, यानी खुद से ही मोटिवेट होने वाला, और एक्सटर्नल मोटिवेशन को हम बोलते हैं बाह्य, यानी बाहर से होने, एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक, जैसा कि इसमें लिखा है। तो इंट्रिंसिक के बारे में आपको बताऊं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल, जिसको मैंने बताया था इंटरनल में से। इंटरनल मोटिवेशन मीन्स दैट द इंडिविजुअल मोटिवेशनल इंसेंटिव आर कम फ्रॉम विद इन, खुद के अंदर से आए। यदि देखा जाए प्रोत्साहन या मोटिवेशन खुद से ही आता है, इसका अर्थ अपने से ही प्रोत्साहित होना। ठीक है, अपने से मोटिवेट होना, ये क्या है? इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन। खुद से ही मोटिवेट हो गए किसी काम के लिए, अपने अंदर से ही आया। जैसे कि आपको लगता है कि हम क्लास में वीक हैं,
तो अगर हम क्लास में वीक हैं, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं आती, तो आप अपने से ही मोटिवेट हो गए, क्योंकि पढ़ेंगे और अपने आप अपनी जो पोजीशन है वो ऊपर लेके आएंगे। ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो है, मैंने बताया था इंटरनल क्या था, खुद से था। अब एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल। देखा जाए, आप देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल। ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसमें होता क्या है एक्सटर्नल मोटिवेशन में या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में होता क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स द इंडिविजुअल मोटिवेशनल इंसेंटिव आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से आते हैं। ठीक है। ये जो मोटिवेशन है यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये बाहरी या बाहर से प्राप्त होता है। बाहरी का मतलब, जैसे कि बाहरी का मतलब किसी पुरुष को, किसी महापुरुष को देख के, महाराणा प्रताप को हमने देख लिया और उनसे हम मोटिवेट हुए, इसी तरह हमको कोई रिवॉर्ड मिल गया, तो ये है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं मोटिवेशन की। देखिए, टेक्निक्स में गोल सेटिंग, कौन सा है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब लक्ष्य को स्थापित करना। कोई लक्ष्य हमने बना लिया कि हाँ हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो ये भी आपको मोटिवेट करता है। वहाँ तक पहुँचना है मतलब हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इस डॉक्टर बनना है, ये सारे मोटिवेशन यानी गोल सेटिंग है। तो ये मोटिवेशन टेक्निक्स हैं। तो गोल सेटिंग के थ्रू हम अपने आप को देखा जाए तो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए स्पेक्टेटर्स, यानी कि आपके प्रशंसक कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा करें। ठीक है। वर्बल कमेंट्स, आपको कोई ऐसा कमेंट मिल जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है आपको ऐसे कमेंट कि आप फर्स्ट नहीं आ सकते क्लास में, यानी टॉप नहीं कर सकते, ये वर्बल कमेंट्स भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। ठीक है। हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है। इसके बाद देखिए नॉलेज भी है, इसके बाद देखिए प्राइज़ भी है, या फिर हम बोल सकते हैं आपको प्राइज़ मिला है, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये मोटिवेशन टेक्निक्स हैं। या फिर देखिए आप मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छे से कोई मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हैं, तो आप जो है इससे मोटिवेट होने के, प्रोत्साहित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोगों को ये लगता है, आपको ये लगता है कि हम ये वर्क कर सकते हैं, तो इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो इससे थ्रू भी आप मोटिवेट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला जो लास्ट टॉपिक है वो एग्रेशन है। एग्रेशन की मीनिंग पढ़ेंगे और एग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन है क्या। देखा जाए तो एग्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं आपके किसी व्यक्ति के या फिजिकल या फिर बोले साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, यानी उसके मन पे या मनोदशा पे या फिर उसकी शारीरिक कंडीशंस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो एंग्री फीलिंग और बिहेवियर दैट्स मेक यू वांट टू अटैक अदर पीपल। एक देखा जाए अकारात्मक शैली होती है, अकारात्मक विश्लेषण किया गया है। स्पोर्ट्स में ऐसा देखा गया है कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि सामने वाली टीम को नर्वस करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, निराश करने के लिए एग्रेशन कभी कभी यूज़ होता है पॉजिटिव वे में, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव यूज़ में भी एग्रेशन यूज़ होता है। तो देखा जाए तो ये एक सेट ऑफ बिहेवियर है, एक तरीके का लोगों का बिहेवियर भी है। कुछ लोग जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं या एग्रेशन में आ जाते हैं। एग्रेशन एक तरीके से मैंने बताया ना बिहेवियर के ही पार्ट में आ जाएगा। इन साइकोलॉजी, क्योंकि हम साइकोलॉजी स्पोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, इन साइकोलॉजी द टर्म एग्रेशन रिफर्स टू ए रेंज ऑफ बिहेवियर। ये एक रेंज ऑफ बिहेवियर है दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ। किसी को साइकोलॉजिकल हार्म भी आप दे सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल हार्म के साथ साथ फिजिकल हार्म भी दे सकते हैं एग्रेशन के थ्रू। तो बिहेवियर है ये, तो आप देख सकते हैं। अब मैंने ये जो है डेफिनेशन यहाँ से ही पढ़ी है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एग्रेशन देखा जाए तो एंग्री फीलिंग है और बिहेवियर है दैट्स मेक यू वांट टू अटैक। जैसा कि लोगों को लगता है कि हम दूसरे पे अटैक करना, अदर्स पीपल पे हमला कर देना, उनको चोट पहुंचाना या घायल करने की जो इच्छा है वो एग्रेशन के तहत आती है।
तो आप समझ गए होंगे। एग्रेशन, अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, एग्रेशन इज बिहेवियर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, बीइंग एंग्री इज नॉट एग्रेशन। अगर देखा जाए तो ये एंग्री, पूरी तरीके से एंग्री हो जाना, ये पूरी तरीके से नहीं कहा गया एग्रेशन में, यानी नेगेटिव थॉट्स भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी को हार्म पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये भी एग्रेशन के ही पार्ट में आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्रेशन के टाइप्स में कि कितने तरीके के होते हैं। तो एग्रेशन के 3 बेसिक टाइप बताए गए हैं। एक आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण व्यवहार। शत्रुतापूर्ण यानी शत्रु को किस तरीके से आप टैकल करेंगे, तो ये है हॉस्टाइल। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और तीसरा है इसमें लास्ट है असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। तो हम सबसे पहले वाले हॉस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला वाला है हॉस्टाइल का मतलब मैंने अभी बताया, जैसे कि सत्तापूर्ण। अब इसमें देखिए मेन क्या है, इसमें आप समझिएगा, जो ये एग्रेशन है हॉस्टाइल एग्रेशन, दिस एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव एग्रेशन। इसको इफेक्टिव यानी प्रभावी एग्रेशन के रूप में हम जानते हैं। इन हॉस्टाइल एग्रेशन द मेन एम इज टू कॉज इंजरी टू अदर स्पोर्ट्स पर्सन को, दूसरे जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो आपका अपोजिट टीम है, सामने वाली टीम है, उसके प्लेयर्स को चोट पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना, ये आपका पहला उद्देश्य होता है, पहला एम होता है हॉस्टाइल एग्रेशन में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है। फिर है, और जो इसका जो प्राइमरी गोल यही है कि फिजिकल हार्म पहुंचाना, या फिर इंजरी टू अदर ओपोनेंट टीम को, प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये आप इसके अंतर्गत होता है। दूसरा देखें इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को इस तरीके से देखें कि ये लोग जीत के लिए किसी भी हद पे जा सकते हैं। वो पैसे की लालच में, या फिर प्रशंसा के लालच में, या जीत के लालच में वो किसी हद पे जा सकते हैं, और इसमें वो किसी को आघात या चोट भी पहुंचा सकते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, इट इज़ ए बिहेवियर दैट्स हैज़ टू इंटेंट टू हर्ट इन ऑर्डर टू अचीव मनी, प्रिजेज और विक्ट्री। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लोग जो है जीत के उसमें, या जीत में, या फिर बोलें कि प्रशंसा में, या पैसे के लालच में क्या कर देते हैं, घायल करने की कोशिश करते हैं अपोजिट टीम वाले प्लेयर्स को। अब देखिए फुटबॉल में ऐसा देखा गया है, फुटबॉल प्लेयर्स क्या करते हैं, जो अपोनेंट प्लेयर वाले टीम के मेंबर होते हैं उनको इनलीगल टैकल करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है उनको चोट आने का खतरा बढ़ जाता है, अपोनेंट टीम वाले को चोट आने का खतरा बढ़ जाता है, और इस तरीके से उनको हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। अब लास्ट वाला जो एग्रेशन है, जैसा मैंने अभी बताया, असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन में मैं आपको बताऊं कि असर्टिव बिहेवियर जो एग्रेशन है, उसमें देखा जाए तो कुछ वर्ड ऐसे बोले जाते हैं, लीगल वर्ड्स बोले जाते हैं। यानी असर्टिव एग्रेशन में व्यक्ति लीगल वर्ड्स का प्रयोग करके, जो कि स्पोर्ट्स में बैन नहीं है, स्पोर्ट्स में या कहीं भी बैन नहीं है, ऐसे वर्ड्स के थ्रू उनको हतोत्साहित या निराश करने का प्रयास करते हैं, जो कि कानूनी तौर पे, यानी कि स्पोर्ट्स में ये जो वर्ड होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने एक्शन से जो सामने वाली टीम के प्लेयर्स हैं उनको परेशान या चिढ़ाना, एक तरीके से बोलें चिढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ये स्पोर्ट्स में गलत तो नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है, लेकिन जो ये एग्रेशन के पार्ट में रखा गया है। और इससे क्या होता है, कभी कभी अपोनेंट प्लेयर जो है हतोत्साहित भी हो जाता है, यानी हूटिंग करना, उनको चिढ़ाना। तो इस स्पोर्ट्स में ये देखा गया है कि ये रूल्स के तहत है, और रूल्स के तहत होने के साथ साथ ये प्लेयर्स को हतोत्साहित करने का काम करते हैं, जो कानूनी तौर पे गलत नहीं है। तो मेरी समझ में आता है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं अब बनाऊंगा वो लास्ट चैप्टर जो है ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, जो कि टर्म सेकंड में आने वाला है, तो वो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूं जल्दी ही, उसका भी वीडियो मैं सेंड करूंगा। तो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।